रीसेंट जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम और फॉर एनी अदर लीगल एग्ज़ाम, बट यहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी रीसेंट जजमेंट को डील नहीं करता. हेयर आई एम टू प्रोवाइड यू all the recent judgment on all the important subjects. So please do subscribe and see the प्लेलिस्ट. तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट पे रीसेंट जजमेंट्स जो कि 2026 में डिलीवर हुए हैं. पिछले एक साल के अभी रिसेंट मंथ से लेके पिछले एक साल के सारे ही जजमेंट आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू इन कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंसाइज फॉर्म, क्योंकि मैंने खुद पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही आपके पास लेके आई हूँ. यहाँ पे आपके ना सिर्फ लीगल टॉपिक्स क्लियर होंगे बल्कि कोर्ट लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी, और बुक्स से बेटर होते हैं जजमेंट्स एज यू ऑल नो. और रीसेंट जजमेंट अगर लैंडमार्क हो तो वो तो बेस्ट ही होता है. सो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोट करेंगे तो 4-5 नंबर उस एग्ज़ाम में, चाहे वो जुडिशरी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके बढ़ ही जाएंगे. चाहे आप उसकी लैंग्वेज यूज़ करो जजमेंट की, या जजमेंट का नाम यूज़ करो, हेल्ड यूज़ करो. सो दिस जजमेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जजमेंट. ये इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC पे जजमेंट है. काफ़ी प्रोविज़न इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी डील हुए हैं. तो इस केस का नाम है द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस पोनी स्वामी. तो इसको आपने सेक्शन 25, 26 या 27 का कोई भी क्वेश्चन आता है उस पर मेंशन कर सकते हैं, या 161 CRPC का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें मेंशन कर सकते हैं इस केस को. अब इसमें क्या हुआ था कि इसके फैक्ट ये थे कि एक लैंड डिस्प्यूट के लिए एक डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया था, जो लैंड का ओनर था, उसकी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए और इलीगली बेचने के लिए. तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन था. अब ये हेड नोट्स हैं. ये पहले मैं हेड नोट्स डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद अंदर जजमेंट में आऊँगी. तो यहाँ पे ये कहा गया था कि जो यूज़ ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज रिकॉर्डेड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्वालिफाइज एज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161. इफ द अक्यूज्ड टर्न्स इनटू अप्रूवर स्टेप इन विटनेस बॉक्स एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, सच स्टेटमेंट कैन बी पुट. जब भी कभी किसी पर्सन का, जैसे ए जो है वो आज अक्यूज्ड है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा है पुलिस ने, तो वो अंडर सेक्शन 161 CRPC रिकॉर्ड होगा. कोई भी पर्सन जो होता है जिसका जिसका इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो वो 161 CRPC में होता है, और उसका किसी भी उस स्टेटमेंट का किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता है एक्सेप्ट फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 162 CRPC. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन ए अक्यूज था, उसका स्टेटमेंट पुलिस ने 161 में रिकॉर्ड किया, फिर लेटर ऑन वो अप्रूवर बन गया और वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के कोर्ट में आता है. तो क्या उसका जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होगा? तो कोर्ट ने कहा क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आ रहा है और उसका पुलिस स्टेटमेंट था पहले रिकॉर्ड किया गया, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट 161 का है वो कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है. अब तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो जो अप्रूवर है उसका स्टेटमेंट तो पहले वाले स्टेटमेंट से ओबियसली अलग ही होगा, क्योंकि पूरी सच्चाई जानने के लिए है तो उसको अप्रूवर बनाया गया. उसने पहले सच नहीं बोला था अपने पुलिस स्टेटमेंट में, तो क्या उसको इस बेसिस पे उसका स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा? क्या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाएगा? फुल्ली उसका स्टेटमेंट अनरिलायबल माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है. क्रिमिनल ट्रायल appreciation of approvers evidence objecting granting pardon, the Supreme Court observed that the testimony of approver must be evaluated with caution and requires the corroboration on material particulars. The High Court adopted an informed approach by rejecting approver testimony on the sole ground that the contradiction his previous statement given to the police when he was an accused. The very object of granting pardon under the law is to elicit true and full disclosure in aid of prosecution, which inherently acknowledges the individual had concealed the truth prior to the pardon.
तो मैंने ये इसलिए पढ़ा सो दैट यू कैन बी फैमिलियर विद द कोर्ट लैंग्वेज। उसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा कि देखो जो वही बात कही जो मैंने अभी सिंपल वर्ड्स में बताई कि जो पार्डन ग्रांट करने का ऑब्जेक्ट है वो यही है कि अप्रूवर को जो है उससे पूरा सच निकलवाना। अब देखो जनरल रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि जो अप्रूवर की टेस्टिमनी होगी वो इवेलुएट होगी विद क्वेश्चन एंड विद केयर, ड्यू कोरोबरेशन के साथ। अगर वो अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस उसकी अप्रूवर की टेस्टिमनी को कोरोबरेट नहीं कर रहे हैं तो इसको एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बनाया जाएगा, जो दो देयर इज़ नो वार इन लॉ। लेकिन मैटर ऑफ प्रूडेंस ये होता है कि आपको जो टेस्टिमनी है वो क्वेश्चन के साथ यूज़ की जाए, उसके लिए कोरबरेशन हो ऑन मटेरियल पर्टिकुलर्स। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो इसमें थिंग थी इस केस में ये था गेट एनालिसिस की बात थी। गेट एनालिसिस क्या होता है कि कोई पर्सन या तो वीडियो में उसका ऐसे बैक या उसका कुछ ऐसा पार्ट आया है जिससे उस इंसान की पहचान नहीं हो रही, जैसे वीडियो में वो देखने में लग रहा है कि हाँ किसी ने क्राइम कमिट किया है और वो पर्सन वीडियो में दिख भी रहा है लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा और उस पहचानने में नहीं आ रहा क्लियरली, या फिर किसी आई विटनेस ने उसको क्राइम करते हुए देखा लेकिन वो पहचान नहीं पाया, उसको पीछे से देखा या उसको इस तरह से देखा कि उसको पहचान नहीं पाया। तो उस केस में क्या होता है कि उस पर्सन से कहा जाता है कि उस तरह से एक्ट करो, जैसे वीडियो में वो चल रहा था वैसे जो सस्पेक्ट होता है जिस पे शक होता है उसे उस तरह से चला के देखा जाता है कि क्या ये सेम पर्सन था। अगर सेम पर्सन अगर वो लगता है कि वो सेम पर्सन था या आई विटनेस के सामने चला के उससे कोई पर्टिकुलर कंडक्ट करा के देखा जाता है, मैच करने की कोशिश की जाती है कि क्या ये इनकी चाल सेम है, ये पीछे से सेम दिखते हैं नहीं दिखते हैं, या ये इस तरह से ये किस तरह से बोलते हैं, ये किस तरह से हाथ घुमाते हैं, या किस तरह से ये डेमोस्ट्रेट करा के ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या वॉज इट दैट सेम पर्सन। तो इसको कहते हैं गेट एनालिसिस। तो ये अगर इस पर्पस से रिकॉग्नाइज करने के लिए कि दोनों सेम पर्सन थे क्या, अगर इस पर्पस से किया गया है तो ये जो है लीगल है, और अगर इस पर्पस से नहीं किया गया है बल्कि उल्टा उससे ही सच्चाई निकलवाने की कोशिश की गई है तो उस केस में ये जो है उसकी नॉलेज से एक्सट्रैक्ट करने की अगर कोशिश की गई कि तुम बताओ कि तुमने किस तरह से ऑफेंस कमिट किया था करके बताओ, अगर इस तरह से उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जा रही है तो वो जो है रीएनेक्टमेंट का सीन जो वो होगा वो अगेंस्ट राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन होगा, और वो वायलेटिव होगा ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। और अब जो डेमोस्ट्रेट कराते हैं रीएनेक्ट कराते हैं सीन को और जो लीगल होता है वो सिर्फ पर्पस यही होता है कि पहचाने, तो उस केस में भी उसकी कोरबरेटिव वैल्यू होगी, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होगा। इसके अलावा जो है एक थर्ड है 65B। तो इसमें क्या है CDR mode of proof and chain of custody. The Supreme Court upheld the CDR filed by the who took printout of the data sent via email by telegram service providers and certified them under 65 because the officer was merely a recipient and not the person having lawful control over the computer system that generated the original record. He was incompetent to prove their content. The prosecution failure to examine concerned nodal officer of the telecom companies to produce the routine email created a gap in the chain of custody of the इलेक्ट्रॉनिक डाटा। तो इसमें क्या हुआ था कि पुलिस ने ये दिखाने के लिए कि सारे जो अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे उनका आपस में लिंक था, उन्होंने एक दूसरे को कॉल वगैरह की थी तो उसका CDR निकाला था। तो जो उसका सर्टिफिकेट लिया था वो एक ईमेल टेलीग्राम सर्विस के ईमेल से ले लिया था, ईमेल बाय टेलीग्राम सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उससे ले लिया था।
और जो नोडल ऑफिसर है उसको भी एग्ज़ामिन नहीं किया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये क्योंकि नहीं किया है आपने, इस वजह से ये एडमिसिबल नहीं होगा अंडर 65B, उसको सर्टिफिकेट नहीं माना। अब इस केस में कंटेंशन ये थी कि जो कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये रेस्पोंडेंट का कंटेंशन था। देखो वो उसका एक जनरल रूल है, उसको याद दिला रहा था रेस्पोंडेंट के। द कोर्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू disturb the impugned judgment until and unless there is a perversity or illegality or erroneous finding। तो कोर्ट ने कहा लेकिन वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर दूसरा रूल भी इक्वली अप्लाई होता है कि अगर दो कोर्ट जो है वो ऑपोजिट जजमेंट दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया था, हाई कोर्ट ने अलग, हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैड अराइव्ड एट ऑपोजिट कंक्लूजन ऑन अप्रिसिएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ एविडेंस, नेचुरली इट फॉल्स अपॉन द कोर्ट टू रेव। तो नेचुरली ये कोर्ट के ऊपर आ जाता है कि वो रीअप्रिशिएट करे एविडेंसेस को। और मेनली जो लॉ पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दिया है इस केस का। अब वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए आई वुड बी अपलोडिंग द सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये जजमेंट में बहुत अच्छे से अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस किया है कोर्ट ने, विच वुड हेल्प यू इन राइटिंग द